everyone. Welcome to Auxilium IS network. Here myself, Krishna Mukherjee, senior educator at Auxilium IS. So once again, welcome to all of you. आज हम लोग लास्ट और फाइनल पार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन. सो टुडे टॉपिक इज बेस्ड ऑन द ग्रेट बाथ. जो फ्रेशर्स हैं, जो बच्चे इस चैनल में फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं, आप सभी के लिए एक रिकमेंडेशन है. आप लोग अगर सीरियस वे में अपने स्टडी को आगे लेकर जाना चाहते हैं तो आप लोग पहले इंट्रोडक्टिव पार्ट के लेक्चर को आप देखें. उसके बाद अगर आपको बेहतर लगता है तो आप अपने इस यहाँ कोर्स के जर्नी को इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप आगे बढ़ा सकते हैं. इसके अलावा एक चीज और है, इंडस वैली सिविलाइजेशन टॉपिक जो है हमारा इस पार्ट में तो खत्म हो जाएगा. सो नेक्स्ट जो वीडियो अब अपलोड होगा वो होगा वैदिक पीरियड के ऊपर. सो आप लोग प्रिपेयर रहेंगे. अगला जो सेशन होगा वो वैदिक पीरियड के ऊपर होने वाला है, जो हम लोग करीबन वो 8 से 10 लेक्चर वो उसमें होंगे. सो बिना देरी करते हुए हम आज के टॉपिक पे बढ़ते हैं, द ग्रेट बाथ. सो ग्रेट बाथ के ऊपर अगर हम लोग डिस्कशन करें, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपके सामने दिए हुए हैं, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं. मैं इसे ब्रीफली आपको समझा दे रहा हूँ जो आपको शॉर्ट तरीके से, बेहतर तरीके से और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद हो जाए. ग्रेट बाथ मतलब विशाल स्नान गृह जो है वो मोहिंजोदाड़ो में ही प्राप्त हुई है. सिंधु घाटी सभ्यता के किसी और, इंडस वैली सिविलाइजेशन के किसी और साइट्स में ग्रेट बाथ का एविडेंस हमें देखने को पूरे रूप से नहीं मिला है, बट मोहिंजोदाड़ो में ये देखने को मिला है. इसके अगर प्रॉपर साइज की बात करें तो 6x12 मीटर का इसका डायमेंशंस जो मापा गया आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा. जहां तक की बात करें इसका स्ट्रक्चर, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से है. अगर आप इन चीजों को देखें और समझे तो ये मान के चलिए जिस जगह पे बनाया हुआ है, सिटाइडल दुर्ग पे ये बनाया हुआ है, तो दुर्ग जिस जगह पे मोहिंजोदाड़ो का अगर आप दुर्ग देखते हैं, मोहिंजोदाड़ो के अगर आप दुर्ग की अगर बात करें तो वो सेंटर एक जगह है जिस जगह पे पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का एक मेन कंट्रोल आपको देखने को मिलता था. तो शायद ये आर्कियोलॉजिस्ट का ये मानना है कि उस सिटाडेल को कंट्रोल करने के लिए ग्रेट बाथ का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव वे पे जितने भी लोग उस सिटाडेल में रहते थे उनके डेली बेसिस के यूज के लिए जो पानी का आवश्यकता होती थी, तो वो कहीं ना कहीं वो ग्रेट बाथ पूरा करता था. हमें ये देखकर समझने में आसानी हो जाएगी कि ग्रेट बाथ जो था वो आप अगर आमतौर पर समझें तो वहां पे 100 से 200 लोग के लिए वे उपयोगी था, और वहां पे वे सभी लोग उसका प्रयोग करते थे अपने दैनिक दिनचर्या के अनेक अनेक कामों के लिए. जैसे आप स्नान की आप बात करें, कपड़ों की धुलाई की बात करें, और इसके अलावा और भी धार्मिक अनुष्ठान के लिए भी वे उन का प्रयोग होता था. तो अब इस पे अगर आगे हम डिस्कशन करें तो इसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर की अगर देखिए, स्ट्रक्चर सीधा सीधा बात यही है, जो स्विमिंग पूल हम लोग देखते हैं जस्ट सेम एज लाइक स्विमिंग पूल के जैसा है. और एक चीज आपको यहाँ पे समझने की बात है, ये चीज आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर ले कि इस ग्रेट बाथ का जो फॉर्मेशन जो हुआ है, इसका जो नीचे मतलब सबसे जो बॉटम जो फ्लोर जिस चीज को कहते हैं, बॉटम जो है वो पहले तो एक मिट्टी के लेयर को बैठाया गया, उसके ऊपर पके हुए ईंटों को बैठाया गया, उसको मतलब जब तक वो पका नहीं तब तक उसके ऊपर स्ट्रक्चर को तैयार नहीं किया गया. लेकिन जब वो पूरा जो लेयर ब्रिक के नीचे जो लेयर की हम बात कर रहे हैं, सो वो लेयर जब तैयार हो गया तो उसके ऊपर फिर वे लोग वुडन ब्लॉक्स को रखें, लकड़ी के तख्ते को रखें, और लकड़ी के तख्ते को रखते हुए फिर उसके ऊपर ईंटों को फिर से रखे. और मतलब इस तरीके से आप मानो तो जैसे केक का लेयर होता है, हम लोग जैसे केक पेस्ट्री में देखते हैं लेयर बाय लेयर, उसी तरीके से लकड़ी और ईंटों के लेयर को बैठाकर ग्रेट बाथ का फॉर्मेशन हुआ. और ये इसके चारों तरफ ये हम बात कर रहे हैं, ये ना कि सिर्फ बॉटम. बॉटम तो ये बेस की तो ये बात है ही है, लेकिन इसके चारों तरफ की ये बात हम कर रहे हैं, जो इसका स्ट्रक्चर जिस तरीके से हमें बाद में एक्सकैवेशन में देखने को मिला. फ्लोर एंड आउटर वॉल्स की अगर बात करें, सो इसका यही कारण था कि
ईंट और लकड़ियों का इस्तेमाल वे इस तरीके से कर रहे थे कि पानी का लीकेज किसी भी तरीके से वहां से ना हो पाए। सो ये कहीं ना कहीं हम लोग का उस समय का टेक्नोलॉजिकल एक सेंस ऑफ ह्यूमर हम देखने को मिल रहा है कि वे लोग किस तरीके से एक आर्किटेक्चर में, इंफ्रास्ट्रक्चर में वे लोग अपने जो भी मिनिमम रिसोर्स था और मिनिमम एक जो आइडिया था उसका यूज करके एक सुपर स्ट्रक्चर का निर्माण वे लोग कर रहे थे उस समय। सो जहां तक बात करें तो ग्रेट बाथ जो था खुला था चारों तरफ से, उसके ऊपर कोई शेड नहीं था या वो किसी हॉल के अंदर उसका स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिला। तो ओपन पोर्च में उसको देखने को मिला, मतलब वो चारों तरफ से वो खुला हुआ है। और उसके चारों तरफ जो आप बात करें, कमरे, अलग अलग कमरे बने हुए थे। माना जाता था कि उस कमरों में लोग अपने स्नान के बाद जो वस्त्र होते हैं, कपड़े होते हैं, उसे बदलने के लिए वो बनाए गए होंगे। सो इसका जो बात है लास्ट यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, ग्रेट बाथ में कोई भी स्टोन का यूजेस देखने को नहीं मिला है और प्योरली बर्न ब्रिक, मोटार, जिप्सम नामक जितने भी मिनरल्स होते हैं और पत्थर, पत्थर तो नहीं कहेंगे, इन सभी का प्रयोग किया गया। लेकिन सैंडस्टोन, अब बात करें रेड स्टोन की बात करें या कोई भी अन्य जो पत्थर की बात होती है, ग्रेनाइट, उन सभी का प्रयोग यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। सो आमतौर पर अगर बात करें ग्रेट बाथ का, तो ग्रेट बाथ से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण जो डिस्कशन था वो यही है कि मोहनजोदाड़ो में मिला 6x12 मीटर का वो डायमेंशन उसका है और उसके चारों तरफ एडजेसेंट रूम बनाए गए हैं। वो अलग अलग पर्पस के लिए, चेंजिंग रूम हो सकता है, वो कुछ भी, वो एक्सकावेशन में ये तो बताया गया है कि उसके चारों तरफ जिस तरीके से वो बना हुआ हो वो चेंजिंग रूम के आधार पे ही होगा। क्योंकि जब उन रूमों का जब तफ्तीश किया गया आर्कोलॉजिस्ट के द्वारा, तो उसमें अलग अलग जो स्ट्रक्चर देखने को मिले, कपड़ों रखने के, कपड़े रखने के, ज्वेलरी रखने के, या अलग अलग जो चीजें हैं, जो ब्लॉक्स बनाए हुए हैं जिस चीज के अंदर वे लोग अपने सामान को रखते थे। तो ये सभी चीजों को देखकर, इन सभी बातों को जोड़ करके ये अनुमान लगाया गया कि शायद वे चेंजिंग रूम हो सकते हैं या और भी अन्य कार्य के लिए वो बनाए गए होंगे। सो अब आगे है, ये ब्रिक्स का यूज हुआ है। सो आप इस चीज को, इस पॉइंट को देखकर आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर इसका नोट डाउन करके आप ग्रेट बाथ के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को याद कर लें। कालीबंगन की बात करें, कालीबंगन देखिए ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कालीबंगन का अर्थ होता है ब्लैक बैंगल्स। सो काली चूड़ी जिस चीज को कहते हैं, तो कालीबंगन, कंगन और बंगन कुछ सिमिलर है, तो इस चीज से आप याद कर सकते हैं। तो कालीबंगन जो है हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में है, ये हमारे भारत में ये साइट मिला है। और कालीबंगन का जो स्थापना अगर हम बात करें तो सरस्वती, पुराना जो सरस्वती नदी जो किसी एक जमाने में बहता था, आज तो ये है नहीं, तो ये पुराना जो सरस्वती नदी जिस समय बहता था, इसका जो फ्लोइंग चैनल जो था, राजस्थान होते हुए, गुजरात होते हुए जो अरेबियन सी में ये जाकर मिलता था, तो उस सरस्वती रिवर के किनारे ये कालीबंगन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का साइट है, ये इसको बनाया गया था, जो 500 साल तक ये चला। और इसके जो खोज किए थे इटालियन आर्कोलॉजिस्ट थे और एक इंडियन आर्कोलॉजिस्ट भी थे जिनका नाम ए घोष था, और इटालियन आर्कोलॉजिस्ट जो थे उनका नाम था लुइगी पियो तेस्तितोरी। सो ये आप नाम दोनों याद कर लें, ये नाम पूछा जा सकता है यहाँ पे, ये नाम इस पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट है। सरस्वती रिवर, ये सेकंड ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और तीसरा है कि कालीबंगन इंडिया के किस स्टेट के किस डिस्ट्रिक्ट में है और ब्लैक बैंगल्स के नाम से इसे क्यों जाना जाता है। सो ये है। अब कालीबंगन से अगर बात करें इंपॉर्टेंट आर्टिफैक्ट्स क्या पाए गए हैं या इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स की बात करें, महत्वपूर्ण दस्तावेज वस्तुएं जो पाई गई है वे हैं, खेत में जुताई करने वाले जो पुराने जो हल होते हैं वे मिले हैं, और भूकंप के आने के सबसे पुराने जो दस्तावेज जो हैं, दस्तावेज का अर्थ ये नहीं है कि कोई रिटन रिकॉर्ड कुछ मिला है, लेकिन अर्थक्वेक का एविडेंस देखने को मिला है आर्कोलॉजिस्ट को। सो और ये अनुमान भी लगाया जाता है कि अर्थक्वेक के एविडेंस के आधार पे ही कालीबंगन का जो अस्तित्व है वो खत्म हुआ। सो फर्दर इट्स दिस साइट्स वाज डिफरेंट फ्रॉम हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो इन द फॉलोइंग रेस्पेक्ट्स। दो चीज यहाँ पे आपको समझना है, हड़प्पा मोहनजोदाड़ो की अगर हम बात करें और हड़प्पा मोहनजोदाड़ो को कालीबंगन से जोड़े, धोलावीरा से जोड़े या किसी और अन्य शहर से जोड़े, तो ये कहीं ना कहीं नाइंसाफी होगी। अगर हम आप बात करें
मुंबई दिल्ली को अगर हम जोड़ दें किसी अन्य छोटे शहरों से, जैसे बैतूल या कोई भी अन्य शहर, भूसावल या कोई भी अन्य शहर आप बात करें, तो ये नाइंसाफी होगा। उस शहर, छोटे शहर की बात, इंदौर की आप बात करो, बैतूल की बात करो, आप भूसावल की बात करो, किसी भी अन्य छोटे शहरों की बात करो, तो उन शहरों की खासियत अलग होती है, मुंबई दिल्ली की खासियत अलग होती है। हाँ, खासियत के आधार पे आप इन दोनों का आप कंपैरिजन अलग अलग कर सकते हैं। इकोनॉमिक सेक्टर के आधार पे ये बड़े होंगे, छोटे शहर में इकोनॉमिक सिस्टम इतना बेहतर नहीं दिखेगा। तो कहीं ना कहीं हड़प्पा मोहनजोदाड़ो इकोनॉमिक सेंस में ये तो बहुत आगे होंगे, तो कालीबंगन का कुछ वैसा तो देखने को नहीं मिला। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक छोटा भाग माना गया है। सो एक इंपॉर्टेंट चीज है, कालीबंगन में जो अर्दन ब्रिक्स का यूज हुआ है, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के किस साइट में अर्दन ब्रिक का यूज हुआ है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के सभी मतलब साइट्स में बेक ब्रिक का हम लोग को एविडेंस मिला है, बट कालीबंगन में अर्दन ब्रिक्स का हमें एविडेंस मिला है। तो ये चीज एक इंपॉर्टेंट है, इस चीज को अपने को कॉपी में आप लोग नोट डाउन कर ले। अब बात करें कालीबंगन में, सिंधु घाटी सभ्यता जाना ही जाता अपने ड्रेनेज सिस्टम के लिए। ये वही सभ्यता है जिसने हमें ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट पढ़ाया है। लेकिन बार बार मैं ये बात कह रहा हूँ, हम लोग का आज का मतलब ये समय आप देखो तो ये दुर्भाग्य है कि आज मानसून के समय अगर 2 बूंद ज्यादा बारिश हो जाती है तो हमारे आज भी रोड और नाले मानो बाढ़ के समान आए हुए हों, और उसमें शायद आप नाव को भी आप चला सकते हो। तो ऐसा तो स्थिति आज हमारे भारत का देखने को मिलता है, उस भारत का जिस भारत में आज से 5,000 साल पहले ही इस सिस्टम को डेवलप कर लिया गया था, जिस समय पूरा दुनिया मतलब अंधेरे में या शांत अवस्था में था। सो ये हमें सोचने की बार बार जरूरत है। हमें ये पढ़कर सिर्फ अपने एग्जाम को क्वालिफाई करने कर कोई फायदा है नहीं। साफ सीधी बात है, हमारा अस्तित्व, हमारा जन्म इसलिए ही हुआ है कि हम अपने समाज को, अगर जन्म हुआ है तो हम आने वाले पीढ़ी को आगे के लिए हम क्या देकर जा रहे हैं। आने वाली पीढ़ी अगर हमसे ये सवाल कहती है कि, क्योंकि देखिए अगर यही चीज अगर हम कहें हड़प्पन लोग के लिए, तो हड़प्पन ने हमें ये सभ्यता सिखाया, हड़प्पन ने हमें ये कल्चर सिखाया, और आज इन्हीं का ये देन है कि आज उन चीजों को हम आगे लेके हम लोग खुद आगे बढ़ रहे हैं। सो हमें भी अपने आगे की पीढ़ी को कुछ से सीख देकर जानी पड़ेगी। तो ये एक सवाल अपने आप में उठता है। तो अब बात करें ड्रेनेज सिस्टम की, तो ड्रेनेज सिस्टम कालीबंगन में नहीं था। अब यही ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर मैंने जो इतना लंबा जो लेक्चर भाषण दिया, आपको यही समझना है कि ड्रेनेज सिस्टम इंडस वैली सिविलाइजेशन के सभी साइट्स में मिले हैं, लेकिन कालीबंगन में ये ड्रेनेज सिस्टम नहीं मिले हैं। शायद ये हो सकता है कि शॉर्ट मतलब स्केल में से बनाया गया हो, शायद वो इतने लॉन्ग टर्म पीरियड के मतलब टाइम इंटरवल पे वो खराब हो गए हों, टूट फूट चुके हों, लेकिन हमें इसका एविडेंस यहाँ से नहीं मिला है, इसलिए हम इसे ना मानते हुए चलेंगे। सो ड्यू टू दिस कालीबंगन इज नॉट कंसिडर्ड ए वेल प्लान सिटीज। सो साफ सीधी बात है, कालीबंगन में ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। कालीबंगन को अगर हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से हम कंपेयर नहीं करें तो ये वेल प्लान सिटीज के आधार पे से हम मान नहीं सकते हैं। सो कालीबंगन को जो पॉइंट है हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से बहुत कम मिलेगा। धोलावीरा की अब बात करें तो धोलावीरा रन ऑफ कच्छ, गुजरात के रन ऑफ कच्छ में स्थित है। अब इसकी खोज की बात करें तो 1990 में आर.एस. बिष्ट के द्वारा किया गया। धोलावीरा एक चीज के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है, वो है लार्ज रिजर्वायर, मतलब बड़े बड़े विशाल जो जलाशय जो है उनके लिए धोलावीरा सबसे ज्यादा जाना जाता है। और धोलावीरा के चारों तरफ मतलब किलेनुमा दीवार बनाए हुए थे, और हर घर के छत के ऊपर पानी की जो टंकी होती है उसके भी हमें अस्तित्व और दस्तावेज देखने को मिले। तो ये चीज आप देख सकते हो धोलावीरा का। अब बात करें धोलावीरा वर्सेस हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो की, तो इन दोनों के बीच में अगर हम डिफरेंसेस देखें तो धोलावीरा, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो लगभग आपस में मिलता जुलता शहर है, इसलिए क्योंकि इन तीनों में सब चीज बराबर पाए गए। हाँ, ये हो सकता है कि किसी में कुछ चीज ज्यादा होगा। जैसे धोलावीरा की अगर बात करें, धोलावीरा 3 सिटाडेल्स और प्रिंसिपल डिवीजन हैव बीन फाउंड। मोहनजोदाड़ो हड़प्पा में एक एक दुर्ग मिला है, सिटाडेल एक एक मिला है, जबकि धोलावीरा में 3 दुर्ग मिला है। मतलब जो निचला शहर से ऊंचाई पे जो शहर स्थित हो, तो हड़प्पा में ऊंचाई पे जो शहर स्थित था जहां से प्रशासन चलता था वो एक ही वैसा शहर मिला है, शहर का भाग मिला है। लेकिन मोहनजोदाड़ो की अगर बात करें, मोहनजोदाड़ो में भी सेम यही चीज, एक सिटाडेल मिला है, लेकिन धोलावीरा में
तीन सिटाइडल मिला है, तीन दुर्ग मिला है। ये चीज आपको याद रखना है, जो कि पूरे धोलावीरा को हम अभी जो बताएं कि धोलावीरा के चारों तरफ जो एक किले नुमा दीवार को बनाया गया था, तो इससे ये हम समझ सकते हैं कि फोर्टिफिकेशन का वे लोग अच्छा खासा ज्ञान रखते होंगे, तभी तो कि फोर्ट की तरह जैसे किले को बनाया जाता है किसी भी चीज के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, तो वो फोर्टिफिकेशन भी वे लोग जानते थे और उन चीजों का सब उनको एहसास था। सो ये है धोलावीरा का इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स की अगर बात करें तो साइन बोर्ड विथ इन द स्क्रिप्ट, ये अगर कभी भी आपके एग्जाम में एमसीक्यू के बेस में पूछा जाए कि अगर धोलावीरा से इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स जो मिले उसकी कुछ नेम लिस्ट दे देंगे, सो नेम लिस्ट में आप ये कह सकते हो कि साइन बोर्ड विथ इन द स्क्रिप्ट, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है और साइन बोर्ड, ठीक है। सो साइन बोर्ड और ये दो चीज धोलावीरा से प्राप्ति हुई है। लोथल की बात करें, लोथल अगला सिंधु घाटी सभ्यता का शहर है जो अहमदाबाद गुजरात में स्थित है, भारत में। It was a coastal town, three important coastal towns of Indus Valley civilization. देखिए हम एक चीज बता देते हैं, इसके अलावा हम इस पे कुछ डिस्कस नहीं करेंगे। लोथल के लिए सिर्फ एक चीज याद रख लीजिए, लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का वो जगह था जहां से माल का व्यापार, माल से जुड़ा हुआ जो भी है लेन देन या ढुलाई या उससे जुड़े हुए समुद्री रास्ते का सफर, मतलब लोथल एक बंदरगाह के रूप में था जिसका प्रयोग व्यापारिक तौर पर, आर्थिक तौर पर सिंधु घाटी सभ्यता में किया जाता था। इसके अलावा एग्जाम में और कुछ नहीं पूछा जा सकता है आपसे। तो सिंधु घाटी सभ्यता का तीन प्रमुख बंदरगाह का अगर नाम अगर आपसे पूछता है तो जल्दी से याद करें, पहला है लोथल, दूसरा है सुक्तजेंदोर और तीसरा है बालाकोट। तो ये तीन समुद्री बंदरगाह उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के थे, जो इन्हीं तीनों से माल ढुलाकर ले जाते थे मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता की जो बात हम लोग करते हैं। अब बात करें तो जो शहर जो था वो 6 भागों में बटा हुआ था और बड़े बड़े ऊंचे चबूतरों पे ये इसको बनाया गया था। और जहां तक बात करें तो आर्टिफिशियल डॉकयार्ड, मैंने बात कर ही लिया कि जो आर्टिफिशियल डॉकयार्ड जो बंदरगाह थे, कृत्रिम बंदरगाह, वो कृत्रिम बंदरगाह को बनाया गया था लोथल में और सुक्तजेंदोर बालाकोट में। तो यहाँ का मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि सी ट्रेड करना, समुद्री व्यापार करना मेसोपोटामिया के साथ और ईरान के जो उस समय ईरानियन जो सिविलाइजेशंस जो नए अब आ रहे थे, अपकमिंग इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद की हम बात कर रहे हैं, और इजिप्ट के साथ भी ये इसका लिंकेज देखने को मिला है। तो ये एक रहा लोथल का डिस्कशन। अगर आप किस दिमाग में ये अगर सवाल आता है कि आखिर ऐसा कैसे, तो मतलब एविडेंस की अगर आप बात करो तो ईरान से इंडस वैली सिविलाइजेशन के सील मिले हैं, तो इसलिए ये माना जाता है कि लोथल से जो ट्रेड होता था वो शायद यही रूट सी ट्रेड रूट से होता था बिजनेस। अब ट्रेड होगा तो कहीं ना कहीं व्यापार के विनिमय में सील्स का भी प्रयोग होगा जिसे मोहरे कहते हैं। तो मोहर का भी प्रयोग हुआ है, उसका एविडेंस भी जब ईरान में खुदाई हुआ तो वो चीज इंडस वैली सिविलाइजेशन के सील्स मिले हैं। सुक्तजेंदोर की बात करें तो सुक्तजेंदोर जो है ये इंपॉर्टेंट है, ईरान में ये मिला है, दश्त नदी के किनारे, दश्त रिवर जो है, दश्त रिवर के किनारे सुक्तजेंदोर सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता का है। ये भी सेम लोथल के जैसा ही है, कोस्टल टाउन इंपॉर्टेंस इसको दिया गया है, ठीक है। कोस्टल टाउन इसको दिया गया है। और बालाकोट की अगर बात करेंगे तो बालाकोट पाकिस्तान में है, सुक्तजेंदोर तो ईरान में है लेकिन बालाकोट पाकिस्तान में है। तो तीन जो बंदरगाह सिंधु घाटी सभ्यता का, तो लोथल, बालाकोट, सुक्तजेंदोर, ये तीन नाम याद कर लिए आप लोग। तो यही है इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इट वाज ओरिजिनली अ पोर्ट एंड लेटर कट ऑफ फ्रॉम द सी ड्यू टू द कोस्टल अपलिफ्टमेंट। इसमें कोई इंपॉर्टेंस देखने को आपको नहीं मिलेगा। इस फैक्ट्स को हम इसलिए जोड़ दिए यहाँ पे कि आपको ये देखने को मिले कि सुक्तजेंदोर का विनाश कैसे हुआ। तो कहते हैं कि जो समुद्री जो लहर है, उनके लहर के कटाव से और उनके उस लहर के आधार पे उस शहर का धीरे धीरे समापन देखने को मिला है। तो ये एग्जाम में आपसे पूछेगा नहीं। और लास्ट है कंक्लूजन की बात करें तो सुक्तजेंदोर का रिलेशन बेबीलोन से भी था। अब आप लोग कमेंट में मुझे ये बताएं कि बेबीलोन का किस सभ्यता से संबंध रहता था। कमेंट में आप जाकर बताएं। अगर आप लोग को नहीं पता होगा तो इसका जवाब हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे कि बेबीलोन का संबंध किस सभ्यता, मतलब प्राचीन
जो सभ्यता से जुड़े हुए कोई एक सभ्यता है जिससे बेबीलोन का सीधा सीधा संबंध है और बहुत महत्वपूर्ण है। बेबीलोनिया भी कहते हैं इसे। तो ये आप लोग बता सकते हैं। तो अब कोट दीजी पे आते हैं। कोट दीजी वाज अ प्री हड़प्पन साइट्स एंड लोकेटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर सिंध। तो सिंधु नदी के लेफ्ट, जो आप पार्ट की बात करो तो लेफ्ट हैंड साइड पे कोट दीजी जो साइट है उसका एक्सकैवेशन किया गया, तो ये शहर प्राप्ति हुई। ये कहते हैं कि हड़प्पा से भी पुराना कोट दीजी है। ये बात आप लोग याद रखिएगा, हड़प्पा से भी पुराना कोट दीजी को माना जाता है। तो इसका जो इस शहर का जो विनाश हुआ वो कहते हैं कि शायद कुछ आग के कारण यहाँ पे इस शहर में विनाश देखने को मिला है। और इस शहर में जो महत्वपूर्ण जो चीज दस्तावेज तो नहीं कहेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण जो खुदाई के बाद जो वस्तु मिले हैं वो है बैल की मूर्ति और मदर गॉडेस का स्टैचू। देवी की मूर्ति और बैल की मूर्ति, ये दो चीज कोट दीजी से प्राप्त हुई है। रोपड़ की बात करेंगे तो रोपड़ का जो खोज हुआ वाई.डी. शर्मा के द्वारा पंजाब में हुआ। और रोपड़ के करीब ही एक और जगह है बड़ा, तो बड़ा और रोपड़ दोनों जगह पे सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ शहर की खोज देखने को मिली है। और बहुत सारे दस्तावेज और शहर के अस्तित्व के टुकड़े भी वहां से प्राप्ति हुए हैं। तो रोपड़ से ज्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। रोपड़ से ये पूछा जा सकता है किसने खोज किया, और बड़ा से जुड़ा और रोपड़ से जुड़ा हुआ संबंध क्या है। तो दोनों एक ही है। रोपड़ में जो खुदाई से जो चीज मिला है और बड़ा से जो मिला ये एक ही है उस समय के साइट्स के मतलब आधार पे अगर बात करें तो। अब आगे बढ़ते हैं। मिठाथल की अगर बात करें तो मिठाथल इज लोकेटेड इन द भिवानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। मिठाथल हरियाणा डिस्ट्रिक्ट में है। और यहाँ से टेराकोटा कार्टविल, जो आप लोग 6th में 7th में आप लोग अपने हिस्ट्री की किताब में आपने देखा होगा, टेराकोटा कार्टविल मतलब बच्चों के खिलने वाले बैलगाड़ी जो होती है मट्टी के बने हुए, चिकनी मट्टी के बने हुए, ये मिठाथल से प्राप्ति हुई है। वेट स्टोन मतलब बाट, जो बाट की हम बात करते हैं जिस चीज से आज भी आप देखोगे तो किराने की दुकान पे, बनिए की दुकान पे वे लोग बाट का प्रयोग आज भी करते हैं। खैर इलेक्ट्रॉनिक्स का जमाना है, लेकिन ये जो डिस्कवरी जो हुई है ये कहीं ना कहीं इसी समय से देखने को मिलती है। तो अलग अलग तरीके के बाट के जो चित्र हैं, आपको गूगल के साइट पे आप जाओ, आप देखने को मिलेगा। तो वेट ऑफ स्टोन्स, सो पत्थर के बने हुए जो बाट होते वो मिले हैं। द साइट गिव्स एविडेंस ऑफ राइज, फ्लरिशिंग एंड फॉल ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। मिठातल वैसा जगह है जो हड़प्पा सभ्यता का उदय, हड़प्पा सभ्यता का फैलाव और हड़प्पा सभ्यता का विनाश, ये तीनों चीज हमें बताता है। तो ये एक मिठातल से जुड़ा हुआ इंपॉर्टेंट टॉपिक था। चनू-जोदाड़ो, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। चनू-जोदाड़ो जो है वो मोहनजोदाड़ो से दक्षिण की तरफ 130 किलोमीटर पे स्थित है। ये आपको याद नहीं करना है, याद ये करना है कि चनू-जोदाड़ो मोहनजोदाड़ो के साथ ही साथ सिंध में स्थित है। डिस्टेंस थोड़ा सा अलग है। सो अगर इसकी बात करें तो एंड इज द ओनली हड़प्पन सिटीज विच डज नॉट हैव अ फोर्टिफाइड सिटाडेल। मोहनजोदाड़ो में अगर हम बात करें तो मोहनजोदाड़ो में हमें जो सिटाडेल देखने को मिला वो दीवार से मतलब बंधा हुआ था। हड़प्पा में भी इसका अनुमान देखने को मिला। तो लेकिन चनू-जोदाड़ो की अगर हम बात करें, चनू-जोदाड़ो में फोर्टिफाइड सिटाडेल देखने को नहीं मिला है। और जहां तक बात करें चनू-जोदाड़ो, सबसे महत्वपूर्ण जो है वो ये है कि वहां से जो हस्तकला, जो बने हाथ से बने हुए विभिन्न प्रकार के जो वस्तुएं हैं, शिल्पकारी के वस्तु, आर्टिफैक्ट्स जो हैं, चनू-जोदाड़ो से बहुत कुछ मिले हैं। एग्जाम में ये पूछ सकते हैं, एनसीईआरटी का बहुत मेजर पॉइंट ये आपके सामने डिस्कस हो रहा है, इसको आप नोट डाउन करें। चनू-जोदाड़ो गिव द एविडेंस ऑफ द फैक्ट्री ऑफ वेरियस फिगुरेंस, सील्स, टॉयज, बोन्स, इम्प्लीमेंट्स, सो इट हैज बीन इंटरप्रेटेड दैट इट was a settlements with lots of artisans and was an industrial town. So ये औद्योगिक शहर, और कहीं ना कहीं जो मैंने बताया कि कलाकारी के रूप में इस शहर से बहुत कुछ ऐसे मिले, मोहड़े मिले हैं, अलग अलग वस्तुएं मिले हैं, मनके मिले हैं, बहुत कुछ। सो इन चीजों के आधार पे चनू-जोदाड़ो को स्किल सिटीज के रूप में भी जाना जाता है। बनावली की बात करें, बनावली हिसार डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में स्थित है। और यहाँ से बार्ली जो होता है, बार्ली का एविडेंस देखने को मिला है। इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है, इससे क्वेश्चन भी नहीं आएगा। आलमगीरपुर यूपी मेरठ में स्थित है।
आलमगीरपुर इम्पोर्टेंस किस आधार पे है? अगर आप बात करूं तो यूपी तक सिंधु घाटी सभ्यता का फैलाव देखने को मिला है। यूपी तक सिंधु घाटी सभ्यता का फैलाव आपको देखने को मिला है। तो इस आधार पर आप कह सकते हो कि यूपी के मेरठ में जो आलमगीर जो पुर है, ठीक है, वे आपके पूर्व के मतलब ईस्टर्न पार्ट के लास्ट जो एंडिंग पॉइंट है जहां तक इंडस वैली सिविलाइजेशन का फैलाव हुआ, वो आलमगीरपुर है। सो यहाँ से जो मिले हैं वे पॉटरीज है, प्लांट फॉसिल्स है, एनिमल्स बोन है, कॉपर टूल्स है। तो आलमगीरपुर से इन सभी महत्वपूर्ण जो वस्तु हैं वो सब जो मिले हैं आलमगीर। ये आप सिर्फ याद रख लेना कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के कौन कौन से शहर हैं, कौन कौन से नाम है, कौन किस डिस्ट्रिक्ट में, किस कंट्री में है, ठीक है। उससे जुड़े हुए जो टॉपिक पे डिस्कशन हो रहा है, आपसे क्वेश्चन इसी आधार पे ही पूछा जाएगा। सो आलमगीरपुर के बाद सुरकोटा की अगर बात करें तो सुरकोतरा की अगर बात करें, गुजरात के भुज में स्थित है। गुजरात का भुज, एक आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि भुज में जो आया था महाविनाशक जो भूकंप, ये अर्थक्वेक कब आया? भुज की इसकी एक अनोखा कहानी है। सो इस कहानी के ऊपर अगर कभी होगा तो इस पे डिस्कशन करेंगे। सो बहुत विनाशकारी वो अर्थक्वेक आया था भुज में, गुजरात के। तो सुरकोतरा के भुज में, सुरकोतरा जो गुजरात के भुज में है वहां पे स्थित है, जहां से घोड़े के जो अस्थि है वो मिली हैं। घोड़े के अस्थि मिले हैं, यहाँ से हॉर्स बोन मिले हैं सुरकोतरा से। तो ये आपको याद करने का जरूरत नहीं है, ये याद कर लीजिए कि ये इंडिया में गुजरात में स्थित है, गुजरात के भुज में। रंगपुर की बात करें तो रंगपुर अहमदाबाद से 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पे सिचुएटेड है। इससे जुड़ा हुआ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ नहीं है। अब अगर बात करें तो राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार में स्थित है, और राखीगढ़ी एक बहुत बड़े इलाके में ये फैला हुआ था। फैलाव इसका बहुत बड़े लार्ज डायमेंशंस में हुआ। यहाँ से भी बहुत महत्वपूर्ण चीजें निकले हैं जो ऊपर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। पॉटरी, जो बीड्स हैं, मनके हैं, सो बोन्स हैं, अलग अलग आर्टिफैक्ट्स हैं, वो सब राखीगढ़ी से मिले हैं। तो राखीगढ़ी इंडिया में, आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन इस तरीके से कर लें कि इंडिया के पार्ट में कौन से हैं, पाकिस्तान के पार्ट में कौन से, ईरान में कौन से हैं। आप अपने कॉपी में एक टेबल बना लें, जिस टेबल के आधार पे आप 3 जगह पे 3 कंट्री के नाम लिखें, और जिन जिन जो इंपॉर्टेंट साइट के नाम जिस जिस देश में, उसके नाम को अलग अलग करके याद कर लें। ये आपके लिए बहुत बेहतर, आसानी तरीके से ये पूरा याद हो सकता है। भगत राव की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है। दक्षिण में सिंधु घाटी का सबसे ज्यादा जो फैलाव भगत राव तक हुआ था, एग्जाम में ये पूछ सकता है। सो भगत राव की अगर बात करें तो गुजरात के बारूच डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। समुद्री तट की अगर बात करें तो अरब सागर से जुड़ा हुआ था, और इसका एक लिंकेज सी ट्रेड रूट के आधार पे भी देखा गया है। सो ये भी इंपॉर्टेंट पोर्ट के आधार पे इसको माना गया है। अब एंड की बात करते हैं। जिस चीज की शुरुआत होती है उस चीज का अंत होता है। तो हर सूरज के उगने का एक न एक समय, ढलने का भी वक्त होता है। तो हड़प्पा सभ्यता की अगर मतलब अस्ताचलगामी की अगर हम बात करें तो वो ये है कि द फॉलोइंग रीजन आर पुट फॉरवर्ड फॉर इट्स अब्रप्ट एंड। बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत तरीके के रीजंस को देते हैं कि इसका विनाश कुछ इस तरीके से हुआ, लेकिन फैक्चुअल कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। यह अनुमानित ही है कि शायद ऐसा हुआ कि लैंड जो फर्टाइल था वो इनफर्टाइल हो गया। लोगों ने इतना ज्यादा जमीन को मतलब शोषण किया कि कहीं ना कहीं डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया। शायद बाढ़ आया हो। दूसरा पॉइंट में अगर आप देखें तो शायद बाढ़ आया हो, या तो तीसरा जो सबसे ज्यादा इस पॉइंट के ऊपर जोर दिया जाता है कि जब आर्यनों ने आक्रमण किया तो कहते हैं कि आर्यनों ने आक्रमण करके सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारे जो जाति थी उस जाति का विनाश किया। और एक लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज मैं बताने वाला हूं, जो ये आपको कोई नहीं बताने वाला है और कहीं नहीं मिलने वाला है, ये है बात कि सिंधु घाटी सभ्यता में जब आक्रमण आर्यंस लोग का हुआ तो ये कहा जाता है कि आर्यंस ने इन्हें जितना हो सका इनकी जाति को खत्म किया, और जो बच गए इन्हें दक्षिण भारत के, अगर आप दक्षिण भारत की आप बात करो, साउथ इंडिया की, तो साउथ इंडिया की तरफ इन्हें ढकेल कर इन्हें नीचे की तरफ भागने को मजबूर कर दिया गया। तो ये बाद में एक रिसर्च के आधार पर ये देखा गया कि उत्तर भारत में बहुत सारे अधिकांश लोग ऐसे हैं जिनके खून में आर्यनों का जो जीन प्राप्त हुई है, जबकि दक्षिण भारत के
देश के अगर हम लोगों की अगर बात करें, दक्षिण भारत के प्रदेश में जितने भी लोग स्थित हैं, तो उन लोग के जीन में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के जीन के एक प्रमाण देखने को मिला। इसके ऊपर अभी भी इंटरनेशनल फोरम पे रिसर्च हो रहा है। सो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ऐसा जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये एनसीईआरटी पे भी मेंशन है, और ये ऐसा चीज है जो कहीं भी डिस्कशन कोई भी नहीं करता है। तो इन चीजों को आप याद रखें, इनके नाम को जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से नोट डाउन कर ले, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे आपका उसी तरीके से पूछा जाएगा। सो ये टॉपिक अपना खत्म होता है। आशा है और इसके साथ उम्मीद भी है कि आप सभी को ये लेक्चर सेशन समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड अगर कोई डाउट है, सेशंस से रिलेटेड कोई भी अगर ऑब्जेक्शंस है, क्वायरीज है, आप हमें टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम से आप जुड़ सकते हैं, आप किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म से आप हमसे जुड़कर आप अपने क्वायरीज को आप पूछ सकते हैं। और ये आशा के साथ मैं आपसे कह रहा हूं कि आप अपने प्रॉब्लम को फ्रिक्वेंटली पूछें, बेहिचक पूछे। आपके सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे हैं। ये इनिशिएटिव आप जैसे नीडी बच्चे के लिए शुरू किया गया है, जिनको एक फैसिलिटी नहीं मिल पा रहा है, जिनको एक बैक सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। सो आप लोग के लिए है, आप सभी के लिए किया जा रहा है। आप लोग बेफिक्र होकर इन प्लेटफॉर्म का बेटर यूज करें, और साथ ही साथ आप जैसे जितने भी नीडफुल बच्चे हैं उन तक इस सेशन करें, उन तक ये जरिया को पहुंचाएं, क्योंकि हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही है कि जितने से ज्यादा हो सके हमें अपना सर्विस लोगों तक पहुंचाना है, और हमारी सर्विस से जितने का एक बेटरमेंट हो सकता है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होगा। और आपका जो भी इम्पोर्टेंट एक रिकमेंडेशन होता है, आप हमें कभी भी किसी भी आधार पे मेल कर सकते हैं। आपके मेल का स्वागत है। सो अगला सेशन होगा वैदिक पीरियड पे। सो टिल देन, गुड बाय। To watch like such more series, please subscribe, like and share us, and don't forget to hit the bell icon to get notification.